बात करते हैं नोएडा में ऑपरेशन क्लीन जारी है। नोएडा में थाना सेक्टर 20 पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश गुलशन को गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है और लूट के कई मामलों में बदमाश की तलाश थी। बदमाश के पास से 1 दर्जन मोबाइल, महंगी बाइक, तमंचा बरामद हुआ है। उन्नाव में शराब पीने के बाद 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक मजदूर की हालत गंभीर होने पर कानपुर हैलट अस्पताल रेफर किया गया। जहरीली शराब से मौत की सूचना पर डीएम अपूर्वा दुबे ने एसपी के साथ गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से बातचीत कर ढांढस बंधाया है। डीएम ने एसडीएम और सीओ को जांच के आदेश दिए। सूचना पर उप जिलाधिकारी हसनगंज एवं क्षेत्राधिकारी हसनगंज में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मृत्यु का कारण जानने हेतु दोनों मृतकों के शव को पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा गया है। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो रही है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए गुरुवार से डेलीगेशन के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। आपको बताते चले कि गुरुवार रात समिट स्थल पर एक बार फिर सीएम धामी पहुंचे और सीएम धामी के साथ मुख्य सचिव और कई अन्य अधिकारी भी रहे। सीएम धामी ने समिट की तैयारियों का जायजा लिया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे। तो पीएम मोदी का विजन, सीएम धामी का संकल्प। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरीके से जो निवेशक हैं वो आज इस समिट में मौजूद रहेंगे और सीएम धामी की यही कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक इस इन्वेस्टर समिट में शामिल हों। सीएम धामी भी आज अपना संबोधन देंगे। आज का जो इन्वेस्टर समिट है वो बेहद ही खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे और बताया जा रहा है कि 3 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इन्वेस्टर समिट में रहेंगे और क्या कुछ एक कार्यक्रम है हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम हॉल पहुंचेंगे 10:35 पर। उसके बाद 10:39 पर सीएम धामी अपना संबोधन देंगे और 10:51 पर सीआईआई के महानिदेशक का संबोधन होगा। 10:59 पर उद्योगपति सज्जन जिंदल का संबोधन होगा और 11:03 पर उद्योगपति संजीव पुरी का संबोधन होगा। 11:09 पर योग गुरु रामदेव का संबोधन होगा और 11:13 पर कल्याण चक्रवर्ती का संबोधन होगा और 11:21 पर सशक्त उत्तराखंड किताब का विमोचन किया जाएगा। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया जाएगा। 11:23 पर सीएम धामी पीएम मोदी का सम्मान करेंगे 11:25 पर और फिर 11:27 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग वॉल का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए इन्वेस्टर समिट क्यों खास है, बताया ये जा रहा है कि इस इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड का विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा निवेशक आएंगे जिससे कि उत्तराखंड में रोजगार अधिक से अधिक मिल सके और साथ ही जो पलायन का मुद्दा बार बार उठाया जाता है उसको भी धीरे धीरे करके खत्म किया जा सके। तो आज से इस इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है जिसकी प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे और समापन की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करेंगे कल 9 तारीख को। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने पहुंचे इन्वेस्टर जो है वो डेलीगेट्स को सीएम धामी ने गुरुवार रात डिनर पर आमंत्रित किया। सीएम धामी ने उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम जो है वो पीस टू प्रोस्पेरिटी को रखा गया है। सीएम ने कहा है कि उनका उद्देश्य है उत्तराखंड को निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का है ताकि राज्य में उद्योग स्थापित हो, लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर अपनी भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके लिए यहाँ पर करार भी किए हैं। उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और
एक बड़ा करार यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए का जो करार हुआ है, एक बड़ी राशि है और बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में रहने वाले हैं। वह भी एक हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी और आगे के लिए ऊर्जा और काम करने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी उनके माध्यम से लगातार होता रहा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सचिव और साथ ही आपको बताते चले सीएम और बताया जा रहा है कि आरके मीनाक्षी सुंदरम से इन्वेस्टर समिट के और समिट के बाद इन्वेस्टमेंट को किस तरह से धरातल पर उतारा जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले देहरादून में उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। एनर्जी कॉन्क्लेव में पावर सेक्टर से जुड़े हुए विभाग और उद्योगपति शामिल हुए। अभी तक एनर्जी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं और इसी एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,000 करोड़ का MOU साइन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। गुरुवार को सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम ने पीएम को अयोध्या एयरपोर्ट आने का न्योता दिया है और इसके साथ ही साथ पीएम को श्री राम मंदिर निर्माण की जानकारी दी। पीएम से सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की। पीएम से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सीएम ने जेपी नड्डा को 3 राज्यों में शानदार जीत की बधाई भी दी है। जेपी नड्डा से भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी पहुंचे और उनसे भी कई मुद्दों पर काफी देर तक बातचीत की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। माना यह जा रहा है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, जिससे कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधा जा सके। इस बीच सीएम योगी का दिल्ली दौरा और पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में उन चेहरों को शामिल करने की तैयारी हो रही है जो या तो सहयोगी दल से हैं या फिर दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। अब उन नेताओं को इनाम मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि दिल्ली से बुलावा आया है और सीएम योगी खुद दिल्ली दरबार पधारे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से मंत्रिमंडल विस्तार ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की बीजेपी की कोशिश होगी और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कुछ इसी ओर इशारे कर रहे हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम योगी दिल्ली में हैं, तो कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी दिल्ली बुलाया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। करीब 4 नए मंत्री को मौका मिलना संभव है और चुनावी लिहाज से ये विस्तार काफी अहम है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करीब 6 महीनों से सियासी माहौल गर्म है, लेकिन किसी न किसी वजह से फैसला टलता जा रहा है। हालांकि सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद इसकी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी और इस फेरबदल से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश होगी, जिसमें पहला नाम ओपी राजभर का है।
उनका फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, ये 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव है और रिजल्ट आ जाता है चुनाव का, तो फिर हम लोग बैठते हैं। अब बैठने के वक्त आ गया क्या? अब तो रिजल्ट भी आ गया। हम तो बराबर बैठते हैं महाराज। नहीं, दिल्ली जाने का कार्यक्रम कोई इस रेफरेंस में सवाल ऐसा कार्यक्रम नहीं, सूचना आएगी तो जा सकते हैं। नहीं, बिना गेले अगर काम हो जाए तो कौन जरूरत है दिल्ली गेले का। बीजेपी की कोशिश है कि कैबिनेट विस्तार को जल्द पूरा कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी सहयोगी दल निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाएगी, ताकि पूरे दमखम से मिशन 80 को पूरा करने के लिए उतरा जा सके। ऐसे में दिल्ली की बैठक में ओपी राजभर के नाम पर मुहर संभव है। मंत्रिमंडल में राजभर को जगह मिल सकती है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, तो वहीं 2 और नामों पर फाइनल मुहर लगने की उम्मीद है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दौरे अगले 1 महीने में यूपी में होने वाले हैं, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है और सीएम योगी से भी इस बात पर चर्चा हो गई है। यानी पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर चुनावी अभियान को धार देने का प्लान दिल्ली में तैयार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा है। सुबह 11 बजे निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे जीबीयू के लिए रवाना होंगे और तीनों प्राधिकरण, पुलिस कमिश्नर और जिला अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेशकों पर प्रगति रिपोर्ट जारी करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आज लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा की जाएगी और इसलिए सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई जारी रहेगी। सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। सुनवाई में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों की बहस जारी रहेगी। ओम प्रकाश राजभर के सुरक्षा कर्मियों पर आरोप, युवक ने लगाया पिटाई का आरोप। लखनऊ में तेलीबाग चौराहे की घटना बताई जा रही है और जाम के दौरान पिटाई करने का यह आरोप है। थाने में पीड़ित लड़के ने शिकायत की है। राजभर के सुरक्षा कर्मियों और उनके गुर्गों पर बंदूक की पट से लातों घूसों से मारने का आरोप है। रात करीब 8:15 बजे की घटना बताई जा रही है। ओम प्रकाश राजभर के काफिले के चलते जाम की बात भी कही गई है। ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर के इशारे पर पिटाई का आरोप लगाया। मैं और मेरा दोस्त कृष्णनगर से हम लोग लौट रहे थे बिजली का बिल जमा करके जी, और तेलीबाग चौराहे से 100 मीटर पहले जाम लगा हुआ था। वहाँ पर हम लोग जाम में खड़े हुए थे। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद विधायक हैं, उनकी फ्लीट निकल रही थी और फ्लीट उन्होंने रोककर उनके गुर्गे पीछे से आए हैं, मुझे गाड़ी से नीचे उतारा है और 15-16 लोग थे, नीचे गिरा के मारने लगे हैं। बंदूक के बट से मारा है, लात जूतों से मारा है। मुझे चोटें भी आई हैं, हाथ में है, मेरे कमर में चोट है, पैर में चोट है, सर में चोट है, मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे हैं और मार के चले गए हैं। उन्होंने बोला है दोबारा दिखे तो और मारेंगे। जौनपुर में 2 पट्टीदारों के बीच जमीन विवाद को लेकर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चाकूबाजी की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचकर घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया और गंभीर हालत देख हायर सेंटर जौनपुर के लिए घायल को रेफर कर दिया गया। पुलिस घायल के परिजन की तहरीर पर 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और चाकू मारने वाले आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। कुछ नया मामला था, खाली कल काना से मेहरारू में कुछ झगड़ा भरी और उसके बाद काना से आज इनसे कोई झगड़ा नहीं थी। खाली बाजार से आ रहे हैं तो उसे घर में घींच के मार दिए। क्या कोई जमीनी विवाद था? विवाद था साहब, नेकपाल नाप देन हमसे संतुष्ट हो गए काना, तो उसे कौनो विवाद बना रहे कोई। खाली आज इस रोडे पर और रोडवे पे एकदम काना सुन कर हमारे गाँव बा।
पुलिस सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल रमाकांत को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। और मौके से अभियुक्त गोविंद चौहान और कोमल चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है और अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में नोडल बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया गया, जिसमें कि 5 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। वहीं कारोबारियों को चेतावनी दी गई कि जो बाल श्रम को बढ़ावा दे रहे हैं भविष्य में ऐसा ना करें। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से गरीब आदिवासी समुदाय के बच्चों को आसानी से काम करने के लिए अपने चंगुल में फंसाकर उनके साथ दोहन किया जाता है। ऐसे में बाल संरक्षण विभाग इसे कानूनी अपराध मानता है। के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से जनपद सोनभद्र में 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए CWC, ASTU, श्रम विभाग और DCPU की एक संयुक्त टीम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित की गई है, जिसके अंतर्गत रॉबर्ट्सगंज कस्बे से 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 का परीक्षा शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। बोर्ड परीक्षाएं जो है 22 फरवरी 2024 से शुरू होकर 9 मार्च 2024 तक चलेंगी। इस बार 55,08,206 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाई स्कूल में 29,47,324 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि इंटरमीडिएट में 25,60,882 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कौशाम्बी में प्रेमी जोड़े के मंदिर में शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि लड़की के परिजन उसकी शादी दूसरी जगह कर रहे थे, जिसके बाद प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी कर ली है और उसका वीडियो भी बना लिया है। मामला करारी इलाके के इब्राहिमपुर गुवारा का बताया जा रहा है। शादी के बाद प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आगे भी खबरें जारी हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटता है।